गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 447। कंपनीज एक्ट का 447 जो अभी लास्ट ईयर ही 2014 में लास्ट में नोटिफाई हुआ है। ये बहुत ही ड्रैकोनिक सेक्शन है, इतना ड्रैकोनिक कि इवन ये आईपीसी से भी ज्यादा, इंडियन पेनल कोड से भी ज्यादा खतरनाक सेक्शन है। क्योंकि इंडियन पेनल कोड के अंदर जो भारत का जो जिससे पुलिस थाना सब चलते हैं, इंडियन पेनल कोड, उसमें इवन सेक्शन 420 इवन अटेम्प्ट टू मर्डर सिंपल जो केसेज होते हैं इनके लिए 7 इयर्स का मैक्सिमम पनिशमेंट है। केवल जहां बिल्कुल ही बहुत ही रेयर केसेज हैं जहां 7 इयर्स से ज्यादा है। और यहां इस 447 के अंदर इम्प्रिजनमेंट 10 इयर्स तक का है। इम्प्रिजनमेंट कितना है? 10 इयर्स तक का। तो ये आप समझिए कि ये सेक्शन बहुत ही ड्रैकोनिक सेक्शन है। हाँ जी, तो ये सेक्शन 447 क्या कहता है? यदि कोई फ्रॉड करता है या फेल होता है, फेलिंग इन ड्यूटी, जो ड्यूटी उसको कंपनी लॉ के हिसाब से करनी चाहिए थी उसमें वो फेल होता है, इन दोनों ही केसेस के अंदर 447 है। और इस 447 में दो तरह का है। इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, और इफ पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन्वॉल्व। पब्लिक इन्वॉल्व है तो 6 मंथ से लेके 10 साल तक की सजा। इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व तो 3 ईयर से लेके 10 साल तक की सजा है। और इफ अदरवाइज पब्लिक नॉट इन्वॉल्व तो 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक की सजा है। यानी पब्लिक इंटरेस्ट के केस में मिनिमम सजा 3 ईयर्स की होनी है। प्लस जितना फ्रॉड हुआ है, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है, उतने से लेके 3 टाइम्स तक फाइन है। दोनों ही केसेस के अंदर जितने का अमाउंट का फ्रॉड हुआ है उस अमाउंट के फ्रॉड से 3 गुने तक का इसके अंदर आपका फाइन लग सकता है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके अंदर आपका फाइन इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर जो फाइन है, इवन ऑडिटर्स, कंपनी का मैनेजमेंट और इवन ऑडिटर्स में भी सीए, सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस, सीडब्ल्यूए, ये सब कुछ इसके अंदर कवर कर दिया गया है। क्या कवर कर दिया गया है? यानी स्टेटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, ओके। ये सेक्शन क्या कहता है कि यदि कोई भी फ्रॉड है तो फ्रॉड के लिए 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा है। और यदि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 इयर्स तक की सजा है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, लिस्ट हैं जो 447 के अंदर सेक्शंस कवर होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको
इस लेक्चर के शुरू में स्लाइड के अंदर भी दिया हुआ है, पहले भी आपको हर सेक्शंस के अंदर बता चुका हूं। उसके अलावा लेक्चर के शुरू में पूरा मैंने सारे सेक्शंस, किस किस सेक्शंस के अंदर यदि कोई गड़बड़ी है, फ्रॉड है, वो 447 में कवर हो जाएगा। उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा यहाँ, केवल मैं क्योंकि आपको सेक्शन 447 से लेके ये 470 तक के प्रोविजंस बताना चाह रहा हूं। ओके, तो ये बेसिक अब इस 447 सेक्शंस के अंदर ऑडिटर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है। फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है। वही फ्रॉड की डेफिनेशन है जो आप ऑडिट में पढ़ते हैं। इंटेंशन, टू डिसीव, इंटेंशन है टू डिसीव या falsification, हाँ जी, तो जो डेफिनेशन आपकी ऑडिट के अंदर है फ्रॉड की, उससे भी बहुत ज्यादा वाइड डेफिनेशन दी हुई है 447 में। एनी मिस स्टेटमेंट, एनी इंफॉर्मेशन, फाल्सिफिकेशन ऑफ द बुक्स, मिस स्टेटमेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस, ये सारी पूरी डेफिनेशन आपको 447 के अंदर दी हुई है। अब हम देखते हैं बेसिकली ठीक है, जो सेक्शन 447 के अंदर अपने क्या करना है, पूरा फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स क्या, इंटेंशनल, दोनों चीजें जो फ्रॉड की डेफिनेशन जनरली होती है, तो दोनों ही चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। ओमिशन एंड कमीशन, यानी कोई काम किया नहीं या कोई गलत किया फ्रॉड के उद्देश्य से, तो दोनों ही केस है इसके अंदर, ये फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। तो फ्रॉड की डेफिनेशन इतनी डिफिकल्ट है, इवन 1000 रुपए तक का भी फ्रॉड है तो 447 के अंदर आपको इवन अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोसीजर्स, लॉ, सेक्शंस, किसी का भी वायलेशन है। फ्रॉड का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि पैसा ही ट्रांसफर किया है, तो फ्रॉड की काफी वाइड डेफिनेशन दी हुई है। अब फ्रॉड के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की बताई हुई है, वो मैंने एक सेक्शन 143(12) के अंदर ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है। क्या रिपोर्ट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए एक ADT 4 फॉर्म नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजट में।
कहाँ किया? ऑफिशियल गजट, जीरो 1/4/2014 में ऑफिशियल गजट के अंदर ये फॉर्म ADT 4, इस फॉर्म ADT 1 की में कोई फीस नहीं है, नो फीस, नो ई फाइलिंग, नो फाइलिंग टू द ROC। तो सर ये कहाँ फाइल होती है? तो ये फाइल होती है डायरेक्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। ठीक है, वहां से ये अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को चली जाती है अलग अलग रीजन के, नॉर्थ 5 भागों में डिवाइड है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इस तरह ये डिवाइड है और वहां से ये इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। अब ये भेजने का प्रोसीजर भी पूरा प्रिस्क्राइब है। पहले जो एक्ट आया था, एक्ट में ये था कि तुरंत जैसे ही फ्रॉड नॉलेज में आता है तुरंत फ्रॉड इन्फॉर्म करना है, लेकिन अब रूल्स के अंदर स्पेसिफाई कर दिया। इसका प्रोसेस क्या है? जैसे ही फ्रॉड नजर में आता है, फ्रॉड नजर में आने के बाद में जो ऑडिटर है, ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट करेगा कि भाई, इंटीमेट करेगा कि ये फ्रॉड टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म ADT 4। ये फ्रॉड रिपोर्ट करना है ADT 4 में, और 45 डेज के अंदर वो कहेगा भाई यदि इफ यू रिप्लाई, इफ BOD रिप्लाई, तो इसको BOD के कमेंट्स को, BOD की रिप्लाई को इसमें इनकॉर्पोरेट करेगा। अदरवाइज क्या होगा? तो यदि रिप्लाई आए, रिप्लाई रिसीव्ड और रिप्लाई नॉट रिसीव्ड, दोनों ही केसेस में इसको क्या करना है? ऑडिटर को ये फॉर्म ADT 4 फाइल करना है, या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री या हैंड डिलीवरी, टू MCA शास्त्री भवन विद एक्नॉलेजमेंट। और ये काम 60 दिन के अंदर कर देना है। अगर 60 दिन के अंदर नहीं करता है तो ऑडिटर्स को 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। हाँ जी, ऑडिटर को कितनी पेनल्टी लग सकती है? 25 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। नॉर्मल केस में 1 लाख to 5 लाख है, लेकिन इसमें क्या है, कन्वीनियंस हो जाती है, तो 25 लाख तक की पेनल्टी ऑडिटर को लग सकती है। तो ऑडिटर को ये फाइल करना है 60 दिन। 60 दिन है उसके बाद, जिस दिन से फ्रॉड पता लगा। ओके, तो ये फाइल करना है। ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 143 में,
और अगर ये 447 का जो फ्रॉड है उसके लिए रिपोर्टिंग का सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये ADT 4 फॉरम है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 448। वो कहता है यदि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट बाई एनी पर्सन, एनी पर्सन में क्या क्या आ जाता है, चाहे वो मैनेजर हो, मैनेजमेंट हो, चाहे ऑफिसर हो, कंपनी का एम्प्लॉय हो या प्रोफेशनल हो। अब यहां पर क्या है, प्रोफेशनल में मतलब क्या है, सीए। स्टेटी ऑडिटर के अलावा यदि सीए ने एक सिंपल सर्टिफिकेट भी साइन कर दिया, ठीक है, इसमें या तो नोन या ऑमिट कर दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इन दोनों ही केसेस में 448 है। और इस 448 में प्रोविजन सेम 447 की तरह 6 महीने से लेके 10 साल, और यदि पब्लिक इंटरेस्टेड 3 years to 10 year इम्प्रिजनमेंट, समझे। तो यहां पर आप दिखाई दोगे। और अदरवाइज कितना फ्रॉड है उसका 3 गुने का फाइन, 3 times। तो कोई भी सर्टिफिकेट से लेके कुछ भी हो, तो ये 448 इज वेरी ड्रैकोनियन। नेक्स्ट इज 449। Next is section 449. Section 449 false evidence। कोई भी आदमी फॉल्स उस पर सर्टिफिकेट देता है, एफिडेविट देता है, या बाइंडिंग अप पे कि केस में कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एफिडेविट कंपनी साइन करती है जो कि फॉल्स है, तो इस केस के अंदर 3 years से 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए तक का फाइन है। ठीक है, फॉल्स एविडेंस आपने दे दिया। फॉल्स एविडेंस क्या है, किसी भी कोर्ट में
ट्रिब्यूनल को, जुडिशियल प्रोसीडिंग, रेगुलेटरी अथॉरिटी, किसी को भी फॉल्स एविडेंस दे दिया, सेक्शन 449 क्या कहता है, पकड़ो, डाल दो जेल के अंदर 7 साल तक के लिए। तो कंपनी के अंदर ये सब कुछ पहले आया अमेरिका के अंदर सार्वन्स एंड ऑब्जिली एक्ट के माध्यम से, क्योंकि जब एनरॉन फेल हुई बहुत हंगामा मचा। सार्वन जो कि सीनेटर था, ऑग्जिली जो कांग्रेसमैन था, वो यहाँ के अन्ना अरविंद केजरीवाल की तरह वहां पर जम गए और उन्होंने बड़ा हंगामा किया। आखिर में गवर्नमेंट ने सार्वन्स एंड ऑब्जिली एक्ट ही बना दिया। ओके, सार्वन्स एंड ऑब्जिली एक्ट। इसी तरह हिंदुस्तान में जब सत्यम केस आया, तो सत्यम के बाद में ये सारी चीजें आ गई। क्या आ गई? ये एक्ट बदला और ये जो कंपनीज एक्ट में इतना ड्रैकोनिक सेक्शन आया। उसके बाद तो विसिल ब्लोअर एक्ट भी आ चुका है, तो बहुत कुछ हुआ है। तो ये आपका फॉल्स एविडेंस अब कोई ऐसा काम हुआ है जो लॉ के हिसाब से गलत है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है, उस केस के अंदर क्या होगा? कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई और कोई ऐसा काम हुआ है, तो उसके लिए है सेक्शन 450। सेक्शन 450 ये क्या कहता है? जिस काम के लिए नो स्पेसिफिक पेनल्टी, इस काम के लिए क्या होगा? ₹10,000 प्लस 1,000 पर डे। ₹10,000 and 1,000 per day is the penalty under section 450। अब क्या है कि आपको पता है, जिसको फ्रॉड करने की आदत पड़ जाए, गलत काम करने की आदत पड़ जाए, वो रिपीटेडली करता है। तो सेक्शन 451 क्या कहता है? यदि कोई रिपीटेड फ्रॉड करता है, या रिपीटेड इस किस्म या और मिस्टेक करता है या वायलेशन करता है, तो जो भी फाइन प्रोवाइड किया है उसका डबल प्लस इम्प्रिजनमेंट। यदि बार बार ये करता है, दोबारा करता है, तो जो फाइन प्रोवाइड किया गया है उससे भी डबल फाइन लगेगा। ये कहता है सेक्शन 451। अब क्या होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, वो कंपनी की प्रॉपर्टी को अपना समझ के उसका यूज करते। कंपनी का कैश ले लिया, कंपनी का प्रॉपर्टी है, उसका अनऑथोराइज यूज हो रहा है। तो सेक्शन 452 कहता है रॉन्ग विद होल्डिंग, wrong withholding of property। कोई रॉन्ग विथहोल्डिंग करता है प्रॉपर्टी का, कोई भी एमडी डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी का, कंपनी के कैश का, कोई अदर पर्पज के लिए, तो फाइन इक्वल टू ₹1 लाख टू 5 लाख। 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन है। ओके,
कोई भी मेंबर क्रेडिटर बाइंडिंग के केस में कंट्रीब्यूटरी, कोई भी मेंबर क्रेडिटर कंट्रीब्यूटरी कंप्लेन कर सकता है सेक्शन 452 के अंदर। ओके, अब बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं क्या होती है लिमिटेड कंपनी, क्या होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज भी पीके जैसे, पीके फिल्म में देखा जैसे कुछ नहीं पता, इसी तरह बहुत से लोगों को कंपनी लॉ बिल्कुल ही नहीं पता होगा। दे आर एलिंग टू द कंपनी लॉ। वो क्या करते हैं, वो केवल नाम के करने के लिए अपनी कंपनी के आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगा देती है। तो इसके लिए 500 रुपए और 100,000 रुपीज पर डे का फाइन है। फर्स्ट टाइम पकड़ा उसको मना किया 500 रुपीज, वो इसीलिए कि एलिन समझ के कि भाई इनको पता ही नहीं, तो इसलिए बहुत कम फाइन लगा हुआ है। बाकी सबके फाइन बहुत तगड़े हैं, लेकिन वो कंटिन्यू करता है तो पर डे 1000 रुपीज का फाइन है 453 के अंदर। अब ये सारी पेनल्टियां लगाएगा कौन, कौन अफसर होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये बताता है अपना सेक्शन 454। सेक्शन 454 क्या बताता है, हाँ जी, तो सेक्शन 454 आपको बताता है, हाँ जी, क्या बताता है सेक्शन 4? सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल गजट सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में क्या करेगा, नोटिफिकेशन। कोई एक नोटिफिकेशन निकालकर ऑफिशियल गजट में भारत सरकार के राजस्व पत्र में, ठीक है, इन सब मैटर के रिगार्डिंग किसी भी ऑफिसर को ऑफिसर होना चाहिए रैंक में रजिस्ट्रार के लेवल का या और एबव, रजिस्ट्रार या उससे ऊपर के लेवल के एक आदमी को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। किस बात के लिए, टू इम्पोज पेनल्टी, पेनल्टी इम्पोज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर गजट में निकाल के किसी को भी ऑफिसर्स को, ठीक है, साथ ही साथ इस ऑफिसर का क्या जुरिडिक्शन होगा, अलग अलग के भाई ये इस एरिया का हो, काम करेगा, ठीक है। तो ये इम्पोज कर सकता है और इसके ऊपर क्या होगा, इसकी अपील रीजनल डायरेक्टर को की जा सकती है। ओके, यदि कोई ऐसा ऑर्डर इम्पोज हुआ तो इसकी अपील किसको की जा सकती है, रीजनल डायरेक्टर को।
रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में जो रीजनल डायरेक्टर हैं, उन रीजनल डायरेक्टर्स को अपील की जा सकती है। किस काम की? किसी भी विद इन, कब की जा सकती है? विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर यदि आप पे कोई पेनल्टी वगैरह लगी, आप रीजनल डायरेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉपी लगानी होती है, कॉपी ऑफ ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर दिया इसकी कॉपी लगानी। जब ये ऑर्डर है तो अपील सुनने के बाद में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टियों को, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को भी और पार्टी को, दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे। दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद में ये ऑर्डर पास कर सकता है। क्या ऑर्डर? कंफर्मिंग द ऑर्डर। ये वाला जो ऑर्डर है इसको कंफर्म कर सकता है, इसको आल्टर कर सकता है, आल्टर या मॉडिफाई कर सकता है, या सेटिस्फाइड कर सकता है, एक ठंडे बस्ते में डाल सकता है, खत्म। ठीक है। और ऑर्डर के बाद भी यदि माफ नहीं हुआ तो आपको पेनल्टी देनी है। पेनल्टी देनी है 90 दिन के अंदर। 90 दिन में यदि पेनल्टी नहीं दी तो 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये पेनल्टी आप पर लग जाएगी। ओके, कंपनी पर। और जो ऑफिसर है और कंपनी के जो ऑफिसर हैं, यदि वो इन्वॉल्व हैं तो उनको 6 महीने की सजा और 25,000 रुपए से लेके प्लस 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी। हाँ जी, तो ये सिस्टम बना है 454 के अंदर। अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं। वो कंपनियां क्या होती हैं? बना तो ली, रजिस्टर तो कर ली। पर्टिकुलरली आपने नोएडा, गुड़गांव में देखा होगा, केवल प्रॉपर्टी लेने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का फायदा होता था, ट्रांसफर का। आजकल तो अथॉरिटी भी बहुत चालाक हो गई है, हर चीज में कोई फायदा मिलता नहीं है, लेकिन पहले मिलता था। तो बहुत से लोग केवल कंपनियां बना लेते थे प्रॉपर्टी के लिए। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई डीलिंग नहीं, कोई बैंक। बहुत सी तो ऐसी बन गई, उनके अकाउंट भी नहीं खुले हुए, बैंक अकाउंट, बिल्कुल डोरमेंट कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों को क्या किया जाए? तो ऐसी कंपनियों के लिए जनरली तो आपको पता है, आरओसी को पहले तो यदि 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं होती थी तो सीधा कोर्ट में केस जब डाल देते थे और सजा हो जाती थी, जमानत करानी पड़ती थी। उसके बाद में क्या किया? हाँ जी, उसके बाद में क्या सिस्टम हुआ? बहुत भयंकर सिस्टम हुआ। इनकम टैक्स, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अपने आप ही डोरमेंट करनी शुरू की। लोगों को आदत पड़ गई थी। लेकिन अब ये नया सेक्शन आया 455। इसमें डोरमेंट कंपनी, अब इसके अंदर डोरमेंट कंपनी के 2 ऑप्शन हुए। आरओसी खुद भी कर सकता है, और जो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो दे कैन अप्लाई फॉर द डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के लिए क्या होना चाहिए? इनएक्टिव कंपनी होनी चाहिए। इनएक्टिव कंपनी होनी चाहिए और उसने 2 इयर्स से आरओसी रिटर्न फाइल नहीं की हो।
2 ईयर से आरओसी से रिटर्न फाइल नहीं किया। इनएक्टिव कंपनी कौन कौन सी मानी जाएगी? जो देयर इज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। डेफिनेशन में क्या है? डोरमेंट कंपनी कौन सी? जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बाद में कभी काम करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए है, कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करने के लिए बना के रखी हुई है, या कोई इंटेलेक्चुअल, कोई लाइसेंस, परमिट, पेटेंट वगैरह के लिए बना के रखी हुई है, ये सारी कंपनी कहलाएंगी डोरमेंट कंपनी। ओके, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हो, प्रॉपर्टी हेल्ड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए। नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब केवल आरओसी की फीस, किसी और लॉ की लीगल फीस, अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल चार्जेस, इनके अलावा कोई उसमें ट्रांजैक्शन ना हो। कोई छोटे मोटे खर्चों के अलावा अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो ये इनएक्टिव कंपनी कहलाएगी। इस कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि कुछ अलॉटमेंट वगैरह शेयर भी, इसके लिए यदि मान लो जो मिनिमम कंपनी के हिसाब से शेयर्स हैं, या अलॉटमेंट ऑफ शेयर, टू कंप्लाई विद द लॉ, टू कंप्लाई आरओसी रिक्वायरमेंट, ये कहते हैं कि मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख होनी चाहिए कैपिटल, ये हो तो वो इनएक्टिव कंपनी है। लेकिन इनएक्टिव कंपनी को भी क्या करना होगा? मिनिमम डायरेक्टर तो कंपनी में होने चाहिए, 2 प्राइवेट में और 3 पब्लिक में, ये जरूरी है। फिर उसको रेगुलरली फाइल कुछ करने हैं पेपर, पूरी बैलेंस शीट वगैरह ना बना के समरी फॉर्म में फाइल करनी, फिर उसको फीस फाइल करनी है। यदि ये नहीं फाइल करते हो तो ये डोरमेंट कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। यदि ये फाइल करते हो तो जब भी आप कभी भी एक एप्लीकेशन देके इस डोरमेंट को एक्टिव करा सकते हो। डोरमेंट को कभी भी आप एक्टिव करा सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, भाई सब पे तो पेनल्टी लगा दी, लेकिन गवर्नमेंट अफसर अपना प्रोटेक्शन चाहता है। गवर्नमेंट अफसर क्या चाहता है? खुद का प्रोटेक्शन। हाँ जी, तो गवर्नमेंट अफसर क्या चाहता है? हाँ जी, गवर्नमेंट अफसर क्या चाहता है? तो प्रोटेक्शन फॉर वर्क डन इन गुड फेथ, यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने गुड फेथ में कोई काम किया है और कोई एक्शन गलत भी कर लिया, लॉ का वायलेशन भी कर लिया, तब भी उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो नो प्रोसिक्यूशन। ये गवर्नमेंट ने अपने बचाव के लिए, अपने अफसर के बचाव के लिए रूल काम किया। ओके, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक और प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ
एक्सेट्रा। यदि सेक्शन 210 के अंदर हमने पढ़ा था, सेक्शन 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन, यदि 210 में इन्वेस्टिगेशन होता है तो किसके नाम, किस वजह से हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन के नाम को डिस्क्लोज ना करने का राइट है वो, जब तक कि कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल आदेश नहीं देती कि भाई नाम डिस्क्लोज करो, तब तक उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, तब तक उसको क्या किया नहीं जा सकता, तब तक फोर्स नहीं किया जा सकता। अब ये जो पावर है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, सब काम मोदी जी थोड़ी करेंगे। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में या मिनिस्टर थोड़ी करेंगे, कंपनी लॉ मिनिस्टर। तो या गवर्नमेंट के का मतलब क्या है, तो ये सेक्शन 458 कहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कभी भी नोटिफिकेशन करके, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन कर सकती है, और बाई नोटिफिकेशन डेलीगेशन कर सकती है, डेलीगेशन ऑफ इस पावर, अपनी पावर्स को किसी भी ऑफिसर को और किसी भी अथॉरिटी को। हाँ जी, तो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके पावर को डेलीगेट कर सकती है किसी भी ऑफिसर को, अथॉरिटी, और इसमें लिमिटेशन भी लगा सकती है, सब्जेक्ट टू, पूरी की पूरी कर सकती है, नहीं तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कुछ कंडीशन लगा सकती है, कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ कंडीशंस, लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। ओके, जैसे सेक्शन 194, 195 में कुछ पावर ट्रांसफर कर दिए सेबी को, ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो कंपनी एक्ट की पावर है वो सेबी को डेलीगेट कर दिए। सेबी विल इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड विल एक्ट इन एनी मैनर अंडर these sections. अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 459। हाँ जी, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या जो एनसीएलटी है, ट्रिब्यूनल, कोई भी एप्लीकेशन पर, कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन, सैंक्शन, रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन, अप्रूवल, परमिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। consent, recognition, direction, explanation, यानी सारे मैटर्स में, बहुत सारे मैटर्स हैं, इन मैटर्स पे कोई भी कंडीशन, लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती। कोई किसी भी तरह की सैंक्शन, एप्लीकेशन, रिकॉग्निशन, कॉन्सेंट, परमिशन, डायरेक्शन, ये जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी बाई ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके या पावर डेलीगेट करके इनसे रिलेटेड रूल बना सकती है, और रूल बनाने में कोई भी कंडीशन, लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है। साथ ही इन सब कामों के लिए, एप्लीकेशन के लिए, इसके लिए अलग फीस और इन सब के लिए अलग अलग सेपरेट यानी डिफरेंट फीस इंपोज कर सकती है कि ये काम के लिए इतनी फीस होगी, इस काम के लिए इतनी फीस होगी। ये सारा काम, ये सारी पावर एक्ट से मिली हुई है। ठीक है। और साथ ही साथ डिले के लिए पेनल्टी भी लगा सकती है। ओके। अब जब पेनल्टी लगा सकती है तो पेनल्टी हटा भी सकती है। हाँ जी बताइए। यदि पेनल्टी गवर्नमेंट लगा सकती है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, सरकार तो सरकार है, तो इसलिए क्या है, एक सेक्शन दिया हुआ है 460 जो पेनल्टी हटाएगा या वेव करेगा या ना करेगा, उसकी पावर दे दी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या पावर दे दी? लो जी, 460 के अंदर गवर्नमेंट को पावर दे दी। 460 कंडोनेशन फॉर डिले, किस चीज के लिए? कोई एप्लीकेशन जो सीजी को फाइल करनी थी उसमें डिले के लिए, या जो आरओसी में फॉर्म फाइल करना था उसकी डिले के लिए, इन सब के लिए आरओसी कंडोन कर सकती है डिले। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, सेक्शन 461 क्या कहता है? सेक्शन 461, हाँ जी, सेक्शन 461 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इन सबकी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगी, डिटेल रिपोर्ट। जैसे हम सबसे करवा रही है गवर्नमेंट, इसी तरह जो भी फ्रॉड रिपोर्ट हुए, जितने पेपर फाइल हुए, फ्रॉड की, पेपर फाइल की, एप्लीकेशन की, कंपनी रजिस्ट्रेशन की, ये पूरी डिटेल एनुअल रिटर्न फाइल करेगी एनुअली टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस
राज्यसभा। ओके, दोनों ही हाउस में पेपर प्रेजेंट करेंगे, यानी एनुअल रिपोर्ट रखेगी, इस पर डिस्कशन चलेगा। इसके अलावा सेक्शन 462 गवर्नमेंट को यह भी पावर देता है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाल के कुछ कंपनियों को इसके कुछ सेक्शन से या पूरे एक्ट से, तो सेक्शन 462 क्या देता है? पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। कहां पे देंगे नोटिफिकेशन? इन द ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन करके कंपनी और क्लास ऑफ द कंपनी और क्लासेज ऑफ द कंपनी may exempt from act or provisions of or certain provisions of act। पूरे एक्ट से या कुछ प्रोविजन से किसी पर्टिकुलर कंपनी को या क्लास ऑफ द कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है। ओके, अब ये जो इस सेक्शन के अंदर यदि कोई नेग्लिजेंस करता है, गलती करता है, तो क्या कोर्ट को पावर है कि उस गलती को सुन ले? हाँ जी, कोर्ट को पावर है क्या? सर होगी तभी तो आप कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझा आपने। सेक्शन 463 ये क्या कहता है? सेक्शन 463 कि कोई भी ऑफिसर ऑफ कंपनी या कंपनी नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी, ब्रीच या वायलेंस ऑफ लॉ, वायलेटिंग ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस्टेक, फ्रॉड, अदर्स, यदि कोई करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है पनिश करने की, लेकिन इस पनिश करने के अगेंस्ट वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। और कोर्ट में लगता है कि उसने ऑनेस्टी से काम किया है, जस्टिफाई है, सर्कमस्टांसेस कहती हैं कि इस ऑफिसर्स को नॉट टू बी पेनलाइज, तो इन दैट केस कोर्ट में ग्रांट रिलीफ, कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर सकती है। लेकिन बट यदि क्रिमिनल केस चल रहा है, यदि क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल मामला बन गया, तो नो रिलीफ फॉर सिविल मैटर आल्सो।
यानी इम्प्रिजनमेंट चल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये नहीं कि कोर्ट उसको फाइन माफ कर दे, ये कुछ कर दे, वो कुछ नहीं कर सकते। अब ये समझिए कि क्या एडवांस में ऑफिसर को पता लगता है यार मेरे अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग हो सकती है, मैं अंदर चला जाऊंगा, तो क्या जैसे आईपीसी में एंटीसिपेटरी बेल होती है, इसी तरह वो एडवांस में जा सकता है हाई कोर्ट में या नहीं, रिट में? तो 460 कहता है ऑफिसर यदि ही है ये एप्रीहेंशन, क्या एप्रीहेंशन है कि नेग्लिजेंस के लिए, मिस्टेक के लिए, फ्रॉड के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए, फ्रॉड के लिए, ब्रीच ऑफ लॉ के लिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, ये अदर चीजों की वजह से उसके अगेंस्ट एनी प्रोसीडिंग में भी टू बी लॉन्च्ड or being launched, he can approach to the High Court for intervention. लेकिन हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर देने से पहले आरओसी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, को सुनने के बाद ही कोई ऑर्डर देगी, नो एक्स पार्टी ऑर्डर। ओके, तो इसके लिए क्या करेगी, इसको एससीएन देगी, सो कॉज नोटिस। एससीएन मीन सो कॉज नोटिस। जब सो कॉज नोटिस के बाद ही कोई फैसला लेगी। अब आ जाइए सेक्शन 464। सेक्शन सेक्शन 4 से सेक्शन 4 भाई 20 मेंबर बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 और अदर बिजनेस के लिए 20 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई जा सकती। यदि ये बनाते हैं तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी प्लस जो पर्सनल लायबिलिटी होंगी वो अलग। 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी उस एंटिटी पे लग जाएंगी। यानी पार्टनरशिप 20 से ज्यादा मेंबर्स की पार्टनरशिप नहीं हो सकती और बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज्यादा की नहीं हो सकती। उसके लिए कंपनी बनाना जरूरी है। ओके, लेकिन ये एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं होता और एलएलपी का जो भी एक्ट है उसके हिसाब से एलएलपी का जो भी सेक्शन है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सेक्शन 460 और 465 दोनों एक साथ पढ़िए। एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कोई प्रोफेशनल मान लो सीए एक्ट कह दे, अभी तो नहीं कहता, या कोई भी प्रोफेशनल ने एक्ट ने ज्यादा अलाउ कर रखे तो उस केस में इलीगल नहीं होगा, अदरवाइज वो बिजनेस इलीगल हो जाएगा और इतनी पेनल्टी लगेगी।
अब आ जाइए इस 465 में और भी चीजें हैं। सेक्शन 465 बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये सेक्शन 465 में बड़ा आनंद आएगा। इसमें आपको ये पता लगना है कि कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये जो है ना, जो कोर्स का सिलेबस का कई डिस्प्यूट होते हैं, ये इसीलिए होते हैं। ये सेक्शन 465 अभी ढंग से पढ़ा नहीं है। सेक्शन 466 कहता है जो कंपनीज एक्ट 1956 था, या जो सिक्किम वालों का अलग था 1960, कंपनीज एक्ट सिक्किम 1967, ये दोनों एक्ट जिस दिन ये आया वो रिपील हो गया। यानी ये एक्ट खत्म, अब नया एक्ट इसकी जगह आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। इसके प्रोविजन चलेंगे। ओके, लेकिन जो चैप्टर 9 ये है प्रोड्यूसर कंपनी का, अब ये जो चैप्टर 9 है प्रोड्यूसर कंपनी का, ये तो आया ही नहीं। तो ये ओल्ड एक्ट ऐसा चलेगा जैसे रिपील ना हुआ हो। जैसे कंपनी एक्ट 1956 रिपील ना हुआ हो, इस तरह इस प्रोड्यूसर कंपनी वाले प्रोविजन चलेंगे। ओके, उसके अलावा 434(1) वाले जो मामले हैं वो सेम टू सेम चलेंगे। एलएलपी में जो सेक्शन 67 पुराने एक्ट में था वो ऐसे की तैसे चलेगा, जैसे रिपील हुआ ही ना हो। जैसे रिपील हुआ ही ना हो। ठीक है, पुराने नोटिफिकेशन, पुराने रूल्स, पुराने जो भी केस है, जुडिशन केसेज, जो भी चीज जिसके लिए अभी कंसिस्टेंट है इसके साथ ही, और वो नई चीज नहीं आई है, वो अभी भी चलेगी। पुराने एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डिसाइडेड केस, जब तक कि कोई नया एप्लीकेबल नहीं आता, पुराना एक्ट, डिक्लेरेशन, सब कुछ यूं की त्यों चलेंगी। ठीक है, पुराने केस लॉ चलेंगे, पुरानी जितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो चलेंगी, पुराने जितने केस हैं वो ऐसे ही चलेंगे, पुराने अपॉइंटमेंट हुए हैं एमडी वगैरह के वो ऐसे ही माने जाएंगे, पुरानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो इसी तरह मानी जाएंगी। ठीक है, हालांकि पुरानी टेबल और शेड्यूल चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो टेबल एफ है, उस जो कंपनियां पहले इनकॉर्पोरेट हुई है टेबल एक्ट के हिसाब से, वो ज्यों की त्यों चलेंगी। ओके, पुराने जितने रजिस्टर हैं, पुराने फंड, पुराने रजिस्टर, पुराने फंड, पुरानी जितनी फाइल हैं, फाइलिंग है आरओसी में, आरडी में, वो सब चलेंगे। जहां सिक्किम का एक्ट खत्म हो चुका है वहां पर जहां पे जरूरत होगी जनरल क्लॉजेज एक्ट चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ लॉ के बारे में कि जिस नोटिफिकेशन में ये जो सेक्शन है, जब तक नए सेक्शन नोटिफाई नहीं हो जाते, पुराने सेक्शन ऐसे चलेंगे जैसे कि ये रिपील नहीं हुआ है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक साथ नोटिफाई नहीं हुआ, कुछ कुछ सेक्शन होते जा रहे हैं, तो जो जो सेक्शन होते जा रहे हैं वो नोटिफाई माने जाएंगे, जो सेक्शन नोटिफाई नहीं हुए वो नोटिफाई नहीं माने जाएंगे।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे 466। 466 क्या है? कंपनी लॉ खत्म होके, कंपनी लॉ बोर्ड खत्म होके उसकी जगह होके आ रही है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 466। हाँ जी, सेक्शन 466 आता है, ये कहता है डिसबैंडिंग ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड है वो खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया? एनसीएलटी। सब केसेज पेंडिंग एप्लीकेशंस पेंडिंग जजमेंट प्रोसेस, सब कुछ on the date of constitution of NCLT and NCLT, ये सब कुछ कहां चला जाएगा? बिल भी कंपनी लॉ खत्म और इसकी जगह ये सब कुछ चला जाएगा एनसीएलटी में। ठीक है, अब भाई जब तक ये एनसीएलटी तो हो गया, अब जब तक एनसीएलटी में सारे केसेस चले गए, तो जब तक एनसीएलटी में नया स्टाफ नहीं आता तो सीएलबी का चेयरमैन सीएलबी ये हो जाएगा चेयरमैन एनसीएलटी, बशर्ते कि उसका प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया पूरा करता हूं। वाइस चेयरमैन एनसीएलटी, अदर ऑफिसर्स एनसीएलटी के हो जाएंगे, मेंबर एनसीएलटी के हो जाएंगे, स्टाफ एनसीएलटी का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया नहीं होते तो उनको वैकेट करना पड़ेगा, इफ नॉट वैकेट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, अब जिस तरह पुराना एक्ट चलता था, पुराने जो केस कंपनी लॉ बोर्ड पे चल रहे थे, कौन कौन से? पुराना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो सेम यहां चलेंगे जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, पर की जो इसमें जो भी पीएफ, बोनस, बाकी लेवल लॉज, जितने भी लेवल लॉज और जितने पर्क्स, सुपरनुएशन फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटीज, पर्क्स, रैंक, ये सब सेम की सेम ट्रांसफर हो जाएंगे और सेम टू सेम कंपनी एक्ट में चलेंगे। ठीक है, तो सब के सब, केवल जो लोग क्वालिफाइड नहीं होंगे नए रूल के हिसाब से वो वैकेट करेंगे और उनको हर जाना मिलेगा, उनको
कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, अब आइए, अभी तक जैसे शेड्यूल थी, जैसे हम पहले शेड्यूल 6 से बनाते थे अकाउंट, अब आ रही है शेड्यूल 3। हालांकि उसमें कोई खास चेंज नहीं है, केवल सब्सिडरी और होल्डिंग वाला चेंज है। सब्सिडरी और होल्डिंग की पहले ज्यादा डिटेल देनी होती थी, अब वो समराइज फॉर्म में डिटेल देनी होती है, लेकिन वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी 467 में। तो 467 क्या कह रहा है? 467 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कभी भी शेड्यूल को चेंज कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है। जिस दिन से डेट ऑफ नोटिफिकेशन से ये जो है शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाएगी, पुरानी खत्म हो जाएगी। लेकिन केवल जो शेड्यूल एफ है, जिसमें कंपनी बनी हुई है, उनको छोड़ के जिस डेट से है, ठीक है, और इन सबको जो भी ऐसा नोटिफिकेशन होगा, इनकी डिटेल ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस पास होंगे सेक्शन 467 में। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 468। नेक्स्ट इज सेक्शन 468। सेक्शन 468 क्या कहता है? वाइंडिंग अप के लिए, जो भी रूल बनेंगे बाइंडिंग अप के लिए, वॉलंटरी बाइंडिंग अप के लिए, कैरेक्टर्स बाइंडिंग अप के लिए, कैरेक्टर्स की मीटिंग के लिए, मेंबर्स की मीटिंग के लिए, कंट्रीब्यूटरी के लिए, लिक्विडेटर के लिए, एनसीएलटी के लिए, जितने रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बाइंडिंग अप के केस में डेफिशिएंसी के लिए, कॉलिंग मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, प्रेफरेंस, कैटेगरी, टाइमिंग, इन सब के लिए जो भी रूल्स बनेंगे, वो रूल्स विल बी कंसिस्टेंट विद सीबीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी 1908। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उससे कन्फर्मिटी में बनेंगे। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसकी कन्फर्म मिलेंगे, ठीक है। कोई भी रूल बनेंगे, रूल रिलेटिंग टू लिस्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग,
जितने भी बाइंडिंग अप के केस बनेंगे वो सब बनेंगे एज पर सिविल प्रोसीजर कोड। अब ये सब काम हो गया। 469 हाँ जी, सीजी कोई भी रूल बना सकती है, और जैसे सेबी को उसने डेलीगेट किया, सेबी भी रूल बना सकती है। तो सारी रूल मेकिंग पावर है, ठीक है। ये सारी रूल 30 डेज के अंदर ये बोथ हाउस पार्लियामेंट में रखे जाएंगे। तीस दिन के लिए पार्लियामेंट में रहेंगे, या तो सेशन चल रहा हो तो, नहीं तो इन वन सेशन, और मोर देन वन सेशन। यदि सेशन में 15 दिन ही रह गए तो मोर देन वन सेशन। और जब कोर्ट रूल पास हो जाएंगे तो उसके हिसाब से वो रूल नोटिफाई। अब जब रूल बनाने का अधिकार है, तो एक अधिकार और है, कई चीजें जब नया रूल एक्ट है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो उन डिफिकल्टी को रिमूवल के लिए हर बार पार्लियामेंट में जाएंगे। तो डिफिकल्टी रिमूवल के लिए रूल बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया है। तो सेक्शन 469 के बाद सेक्शन 4 से CG has the power to remove difficulty। तो इस पावर के अगेंस्ट बहुत सारी डिफिकल्टी जो थी, जैसे रिलेटेड पार्टी की थी, और अभी भी क्या है, CA और CS, बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दे रखे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। तो ये 470 के अंदर ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिमूव द डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज कैन बी रिमूव, ठीक है। तो ये हमारा 470 सेक्शन हुआ, और ये हमारा जो नोटिफाइड है सेक्शन, लास्ट सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कंपनीज एक्ट 2013। और जो सेक्शंस नोटिफाई नहीं हुए हैं अभी भी कंपनीज एक्ट 2013 के, तो वो सेक्शंस अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 के लगेंगे। तो पूरा 288 सेक्शंस अभी तक नोटिफाई हुए थे, वो सारे सेक्शंस इसके अंदर हमने कवर कर दिए, ठीक है। जैसे जैसे फर्दर नोटिफाई होंगे, ये 2015 में 2015 में ये पोजीशन है, हो सकता है उसके बाद में कुछ नोटिफाई हो तो हम उनको कवर कर लेंगे। जो केस स्टडीज हैं, पुराने केस लॉज हैं नए एक्ट के रेफरेंस में, लेकिन जहां जहां लॉ का क्वेश्चन है वो पुराने एप्लीकेबल होंगे, जैसा कि मैंने आपको इस सेक्शन में बताया।
ओके, थैंक यू। तो ये हम कंपनी एक्ट 2013 यहीं फिनिश करते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट कोर्स। थैंक यू वेरी मच।